नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं रामजीलाल सुमन के ऊपर जो बार बार हमले जैसी कहानियां चल रही थी उनको लेकर के बात करूंगा। आज मैंने रामजीलाल सुमन के जो राजनीतिक गुरु थे चंद्रशेखर जी, जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, उनका एक भाषण संसद का खोज करके निकाला और वो भाषण में जो हमारे क्षत्रिय समाज के लोग हैं उनको सुनवाना चाहता हूं कि चंद्रशेखर किस निर्भीकता से सारी बातें कहते थे। वो एकमात्र ऐसे सांसद थे संसद में, अकेले दम पर ही सारी बातें बोलते थे। उनका जब भाषण होता था तो पिन ड्रॉप साइलेंट होती थी संसद, किसी में दम नहीं थी कि वो उनके भाषण का कोई विरोध कर सके। अभी मैं जो आपको भाषण सुनाने जा रहा हूँ, जो लोकसभा अध्यक्ष नजमा हेपतुल्ला जी हैं, उन्होंने खुद ही उनको टाइम दिया, शायद 9 मिनट का ये भाषण है चंद्रशेखर जी का, आप लोगों को सुनना चाहिए। मैं एक चीज़ और बता दूं, इस देश में भूतपूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह साहब भी हुए, चंद्रशेखर जी भी हुए, वो भी क्षत्रिय समाज से आते थे और क्षत्रियों का उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम क्षत्रियों का नेतृत्व करते हैं। वो मैं समझता हूँ दोनों के दोनों कांग्रेस से आए हुए लोग थे। चंद्रशेखर जी पहले ही निकल आए थे बगावत करके और बीपी सिंह बाद में निकले थे। तो ये सारी चीज़ें इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि वो सर्व समाज के नेता थे, कि केवल ठाकुरों के या क्षत्रियों के नेता नहीं थे। इसलिए जो करणी सेना है उसको समझना चाहिए और क्षत्रिय समाज है उसे भी ये सब चीज़ें देखनी चाहिए कि आखिरकार ये समाज जो हमेशा नेतृत्व करता रहा है उसे रामजीलाल सुमन की जो बात कड़वी लगी है वो क्यों कड़वी लगी है। रामजीलाल सुमन ने कोई गलत बात नहीं कही थी। मैं आपको अपने शब्दों में बता दूं, जब रामजीलाल सुमन ने देखा कि लोग औरंगजेब को लेकर के मुसलमानों पर तंज कस रहे हैं तो उसका उन्होंने जवाब दिया था कि जिस औरंगजेब के ख़ानदान को या जिन लोगों को यहाँ लाया गया था वो क्षत्रिय समाज के ही लोग थे और मैं राणा सांगा जी शामिल थे। तो ये बात उन्होंने इतिहास से उठा करके आपके सामने रख दी। वो आपको क्यों बुरी लगी भाई? जो देखिए देश में 16% मुसलमान हैं, मैं आपको बता दूं, उनको आप कैसे नाराज़ कर सकते हैं? उनकी बात भी सामने आनी चाहिए। उन पर बार बार हमला करती है बीजेपी आरएसएस। तो ये चीज़ें यदि किसी सांसद ने पार्लियामेंट में कही हैं, वो कह करके वहाँ से पार्लियामेंट ने हटा भी दिया उनके बयान को, फिर अब इस समय इस तरह की चर्चे और फालतू की बातें करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। अब मैं आपको 9 मिनट का चंद्रशेखर जी का भाषण सुनाने जा रहा हूँ जो उन्होंने संसद में दिया था, वो सुन लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक भी कर लीजिए। लोकसभा अध्यक्ष नजमा हेपतुल्ला, पोटा कानून लागू हो रहा था उस समय सवाल पर बोलने के लिए चंद्रशेखर जी को मौका दिया गया बोलने के लिए नहीं, इस सवाल के ऊपर मेरे मन में दुविधा थी। हमारे मित्र मुलायम सिंह यादव ने इशारा किया, नाम मेरा नहीं लिया, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं इस राय का था और आज भी इस राय का हूं कि आज जो परिस्थितियां हैं उसमें कोई ऐसा कानून होना चाहिए जो कानून स्थिति को संभाल सके। और इसीलिए मैं सोच रहा था कि पोटो बिल का मैं विरोध नहीं करूंगा। लेकिन ये भी एक बात ध्यान में रखने की है कि जो लोग पोटो को लागू करना चाहते हैं उनका रवैया क्या है, उनका तरीका क्या है, वो किस तरह से परिस्थितियों को साथ में लाना चाहते हैं, हाथ में लाना चाहते हैं। पिछले कुछ दिनों के अनुभव से मेरे मन को बड़ा दुख हुआ है और मैं इसीलिए आज ये बोलने के लिए, कहने के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। मैं समझता हूँ कि देश ऐसे संकट में है जहाँ हमारे विचारों के अंतर हो सकते हैं, लेकिन अपने विचारों से थोड़ा समझौता करके भी देश में एका कायम करने की हम कोशिश करें। पोस्ट का बॉर्डर के बाहर से आतंकवाद चल रहा है, ये सुनते सुनते देश के लोग परेशान हो गए। वो आतंकवाद वहां से चालू किया जाता है,
लेकिन उसका असर तो अपनी सीमा के अंदर होता है। अपनी सीमा के अंदर बाहर से कोई आकर के निर्दोष लोगों की हत्या करता है तो इसके लिए दूसरे देश का रहनुमा जिम्मेदार नहीं, वो जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, इस देश की सरकार के ऊपर है। अपने निर्णय को, अपने निकम्मेपन को हम दूसरे पर थोप करके अपनी जिम्मेदारी से अलग नहीं हो सकते। मैं ऐसा समझता हूं कि कुछ लोग विरोध करने के लिए विरोध करते हैं और विरोध करने में अपनी सीमाओं को पार कर जाते हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जो लोग हुकूमत में हैं, सत्ता में हैं, उनमें ज्यादा संयम होना चाहिए, ज्यादा आत्मनियंत्रण होना चाहिए। और इसीलिए आज सवेरे सदर साहिबा, नायब सदर साहिबा, मैंने गृह मंत्री जी को बीच में टोका। मुझे उसे दुख है क्योंकि हमारे मित्र जो दूसरे करते हैं, आदमी अलग अलग होते हैं और उन आदमियों के रोल कभी कभी अलग हो जाया करते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर उनकी शख्सियत में, उनके व्यक्तित्व में अगर हम विश्वास नहीं करते हैं तो कोई जमहूरियत, कोई लोकशाही नहीं चल सकती। भाजपा के बारे में हमें कोई दिल में संदेह नहीं। आज से नहीं, विद्यार्थी जीवन से मैं धर्म के नाम पर राजनीति को गलत मानता हूं, देश के लिए नुकसानदेह मानता हूं, समाज को बांटने वाला मानता हूं, लेकिन उन लोगों में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समय पड़ने पर बहुत अच्छा काम भी करते हैं। मुलायम सिंह जी 1975 में हम लोग साथ थे, अडवाणी जी भी थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। उन दिनों में उनका रोल कुछ दूसरा था। उसके बाद जब जनता पार्टी की हुकूमत बनी तो उस समय दो नौजवान मेरी दृष्टि में आए। उनका एक का नाम अरुण था, दोनों का नाम अरुण था, एक सोरी थे, एक जेटली थे, और इनसे बड़ी उम्मीदें थी। लेकिन अब जब देखता हूं तो कभी कभी संदेह होता है कि वही अरुण सोरी हैं और वही अरुण जेटली हैं कि दूसरे लोग हो गए। लेकिन इससे हमारा विश्वास उनमें समाप्त नहीं हुआ। परिस्थितियों से कुछ लोग बराबर झुक जाया करते हैं, बदल जाया करते हैं। अब जॉर्ज फर्नांडिस को लेके बड़ा गुस्सा लोगों को आता है, लेकिन जब मैं उनको देखता हूं तो मेरे मन में उनके लिए आदर होता है, क्योंकि उनका अतीत जो है वो मुझे कभी भूलता नहीं और उनके भविष्य के बारे में मुझे आशा कभी टूटती नहीं। लेकिन मैं अडवाणी जी से, गृह मंत्री जी से कहूंगा, जिस तरह से इस चर्चा को चलाया गया वो चर्चा देश को बनाने वाली नहीं थी, देश को जोड़ने वाली नहीं थी। जैसा किसी ने कहा, शुरू से ही ये धमकी दी गई, हम संयुक्त बैठक करेंगे, बहुमत हमारा होगा, हम बहुमत से इसको पास कर लेंगे, बहुमत से पास कर लेंगे, लेकिन उसको क्रियान्वित करने में आपको सबका सहयोग चाहिए। अगर इतनी भी दूरदृष्टि नहीं है तो इस देश को चलाया नहीं जा सकता। जिन राज्यों के भरोसे आप इसको चलाना चाहते हैं, उन राज्यों को आपको अपने साथ रखना पड़ेगा। जिन मुख्यमंत्रियों के जरिए इस कानून को लागू करना चाहते हैं, उन मुख्यमंत्रियों की मर्यादा के बारे में भी आपको ध्यान रखना चाहिए। मैंने शुरू में ही कहा, तकनीकी तौर पर आपका कहना यह सही हो सकता है कि आपने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन किसी मुख्यमंत्री ने अगर आपसे व्यक्तिगत कोई बात की तो उसको इस सदन में दोहराना किसी गृह मंत्री के लिए, किसी प्रधानमंत्री के लिए शोभा नहीं देता। ये बात मैं आज फिर कहना चाहता हूँ, क्योंकि इस तरह की भावनाओं से हमारे देश में एक बिखराव की हालत पैदा हो रही है। ये फोटो का कानून जिस तरह से लाया गया है और इसका जिस तरह से उपयोग हुआ है, गुजरात में जिस तरह का उपयोग हुआ, मैं उस घटना को नहीं दोहराना चाहता। उसके बाद लगातार मुख्यमंत्री का जो बयान आता है और हर बात अरुण जेटली जी हमको कहते हैं, उनका बयान जरा तोड़ मरोड़ करके छाप दिया गया। तोड़ मरोड़ करके छापे हुए बयान का अगर खंडन नहीं होता तो लोगों के मन में यही लगेगा कि उन्होंने बयान ठीक ही दिया होगा और वो ठीक ही छपा है। ऐसी हालत में देश में एकता नहीं रह सकती, देश के लोगों का विश्वास नहीं रह सकता। आज देश के सामने बाहर से आने वाला आतंकवाद समस्या नहीं है, इस देश में समस्या इस बात की है कि देश के लोगों का दिल टूटा हुआ है, लोगों का विश्वास हिला हुआ है। इस देश का गरीब ये समझता है उसको सुनने वाला कोई नहीं, इस देश का दलित समाज समझता है उसको न्याय नहीं मिलता,
इसके अक़लियत के लोग समझते हैं कि उनकी सुरक्षा नहीं है। यहाँ का नौजवान समझता है इसके पास रोजगार नहीं, इसका कोई भविष्य नहीं। बड़ी कृपा होती अगर आप इस ओर ज्यादा ध्यान देते। केवल दूसरे देशों की सहायता से आतंकवाद नहीं खत्म हो सकता। आपने कहा 61,000 लोग आतंकवाद के शिकार हुए। क्या आपको दिन याद है जब 25,000 लोग केवल पंजाब में मारे गए थे? कितने लोग नक्सली आंदोलन में मारे गए? कितने लोग नागालैंड में मारे गए? क्या हुआ मणिपुर का? क्या हुआ अरुणाचल का? क्या हो रहा है आज आदिवासी इलाकों का? त्रिपुरा से लेकर तमिलनाडु तक हर आदिवासी इलाके में आज एक बाउंडर खड़ा हो रहा है, एक धुआं उठ रहा है। उसे आप आतंकवाद कहें या नहीं, हमारे मित्र भी कुछ कह रहे थे। हम सरकार का समर्थन करते हैं, सरकार का समर्थन करते रहिए, सरकार चलाते रहिए, लेकिन उसी आंध्र प्रदेश में कितने इलाकों में, कितने जिलों में आज सरकारी अधिकारी जा नहीं सकते। कितने इलाकों में जीवन सुरक्षित नहीं है। वो कोई बाहर से आया हुआ आतंकवाद नहीं है, उस धरती से जन्मा हुआ आतंकवाद है। आज क्या हो रहा है झारखंड में, आज क्या हालत है हमारा जो नया राज्य बना मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, और एक लोग एक दूसरे के दुश्मन बन रहे हैं। इस संसद में हम लोग दुश्मन न बने, एक दूसरे के सहयोगी बने। विचारों का मतभेद हो सकता है। मैं यही निवेदन करूंगा कि गृह मंत्री जी अब भी कोई ऐसा मौका निकालिए कि आपसी विवाद समाप्त हो, हम देश के सामने और दुनिया के सामने एक मिलीजुली तस्वीर रख सकें। अगर जिस तरह से आप इस विधेयक को पास करना चाहते हैं, स्वीकृत कराना चाहते हैं, तो उसको स्वीकृत करना मेरे जैसे व्यक्ति के लिए संभव नहीं होगा और मैं विवश होकर के इसका विरोध करूंगा। आप सुन रहे थे भूतपूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी का भाषण। ये भाषण हमने सिर्फ आपको इसलिए दिखाया कि चंद्रशेखर जो वर्तमान में समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, रामजीलाल सुमन, उनके राजनीतिक गुरु थे। तो मेरा मकसद सिर्फ यह है कि क्षत्रिय समाज जो रामजीलाल सुमन के बयान को बाकायदे विरोध करता है और सिर काटने की बात करता है, जीभ खींचने की बात करता है, जाने क्या क्या बोलता है, उसको ये भाषण ज़रूर सुन लेना चाहिए। राजनीति में हमेशा आक्रामक नहीं होना चाहिए, इस तरह से आक्रामक ना हो कि दुश्मनी पैदा कर लो। चंद्रशेखर भी देखिए, जो पोटा का कानून था उस पर चंद्रशेखर जी का पूरा भाषण था और उसमें उन्होंने साफ कहा कि मैं इस पोटा का जो बिल है इसका विरोध करता हूँ। लेकिन उनकी जो भाषण देने की शैली थी वो आपने सुनी। क्या चंद्रशेखर वास्तव में इस टाइप के लीडर थे कि उनको कोई रोक सकता था? वो धारा प्रवाह बोलते थे और उस धारा प्रवाह भाषण में उन्हें, आपने देखा होगा 9 मिनट का भाषण मैंने सुनवाया। इसमें 9 मिनट में किसी भी, पूरी संसद में किसी ने भी उनके लिए कोई शब्द तक नहीं कहा। ये बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए राजनीति करो, राजनीति की तरह करो। ये राजनीति नहीं होती कि किसी की जीभ काट लाओ, किसी पे इनाम रख दिया। कितने लोगों ने रामजीलाल सुमन के ऊपर, अखिलेश यादव के ऊपर तमाम इनाम घोषित किए, ये किया वो किया। क्या हुआ? कोई पूछ रहा है आज जो सेना, कौन सी सेना थी जो आतंकी बयान दे रही थी? ये सारी चीज़ें हैं। ये मैं समझता हूँ कि ये टिन की तरह कुछ नेता हैं जो क्षत्रिय समाज को बदनाम कर रहे हैं। आपको मालूम है कि ये समाज आज से नहीं, जाने कब से कब तक ये सारी चीज़ें होती रही हैं। आपको ये देखिए, पृथ्वीराज के ऊपर, कन्नौज के राजा जयचंद के ऊपर तमाम टिप्पणियाँ, अलंकार, मुहावरे बने हुए हैं। कोई भी व्यक्ति, करणी सेना कभी इन बयानों का, इन लोकोक्ति और मुहावरों का विरोध करती है? नहीं। आरएसएस भी इसी टाइप से उसको और बढ़ावा देती है। आरएसएस समझती है कि जो ठाकुर समुदाय है, क्षत्रिय समुदाय है, वो उसका गुलाम है, आरएसएस का गुलाम है। इसलिए वो इस पर पूरी राजनीति कराती है और भावनात्मक खेल करके वोट प्राप्त करती है। क्षत्रिय समाज बहुत बड़ी ताकत है देश में। उसके तमाम राज्यों में पुराने ज़माने को आप झांक कर के इतिहास को देखें तो
उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, बहुत सारी चीज़ें की हैं, उन पर मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन जो रामजीलाल सुमन को लेकर के बातें हो रही हैं, इसके लिए मुझे ये जो वीडियो है ढूंढ करके लाना पड़ा और अपने इस YouTube पे चलाना पड़ा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। और मेरा जो अभी आज का भाषण है, आप ये कहाँ से सुन रहे हैं, इस पर टीका टिप्पणी ज़रूर करें, और आपको ये भाषण कैसा लगा चंद्रशेखर जी का, इस पर ज़रूर लिखें, तो मुझे पता रहेगा कि आप लोग भी सुनते हैं, पढ़ते हैं और अच्छी चीज़ पर अपनी अपनी राय भी व्यक्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।